हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। इसके पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश का परिचय, गठन, जिले, संभाग सब कुछ पढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पठार शुरू करने के पहले दो तीन फैक्ट हम समझें। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, यानी 2000 के पहले पहले हमारे पास कितने पठार थे या भौगोलिक क्षेत्र थे? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व टोटल 9 भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया था। तो कितने भौगोलिक क्षेत्र थे? कुल 9 भौगोलिक क्षेत्र थे। जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद कितने भौगोलिक क्षेत्र बचे? 7 भौगोलिक क्षेत्र बचे, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, आपका आंसर रहेगा 7। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो ये 3 भाग मुख्यतः है, इन्हीं के अंदर जो सब टॉपिक आते हैं वो कुल मिला के 7 होते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले 3 भागों को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको मैप में समझाऊंगी। सारी चीजें आपको मैप में लिखना है और मैप से ही याद हो जाएगा। आज तो हम सिंपल पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उनका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डिटेल में हम क्षेत्रफल वगैरह देखेंगे, वर्षा देखेंगे, मिट्टियां देखेंगे, लगभग आधा कुछ यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश दूसरा विभाग है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तीसरा भाग आता है पूर्वी पठार, या इसी को हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब जो मध्य उच्च प्रदेश होता है, ये मध्य उच्च प्रदेश कुल मध्य प्रदेश का कितना परसेंट भाग बनाता है? तो कितना परसेंट होता है? ये 82% होता है। मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैप में देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका मध्य उच्च प्रदेश की श्रेणी में आता है। इसमें क्या क्या आता है? ये होता है मध्य भारत का पठार। बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। ये है हमारा मध्य भारत का पठार। फिर ये मध्य उच्च प्रदेश में आता है, तो पहला डिवीजन। दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मध्य उच्च प्रदेश का पहला डिवीजन मध्य भारत का पठार, जो हमारे नॉर्थ में है ना। तो यहाँ से आके ये नीमच वाला एरिया भी कवर कर रहा है। नीमच वाला एरिया भी यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। फिर बुंदेलखंड का पठार इसी के अंदर आता है। फिर रीवा पन्ना का पठार इसी के अंदर आता है। फिर मालवा का पठार भी इसी के अंदर आता है। और एक आता है नर्मदा सोन घाटी, इसी के अंदर आता है। तो ये 5 प्रदेश हो गए। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर हमने पढ़ा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला पार्ट है। और फिर आता है बघेलखंड का पठार, जिसको हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट लिखिए। तो सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश में जो 82% भाग को बनाता है पूरे मध्य प्रदेश का, इसमें सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार। उसके बाद उधर साइड जो था वो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके नीचे मालवा का पठार, मालवा का पठार। फिर रीवा पन्ना का पठार, और सबसे लास्ट में नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। अब सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसको तो हम सेपरेट भी पढ़ेंगे, जब मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगी वहां पे पूरा अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम 3 श्रेणियां पढ़ते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्पेशली 3 श्रेणी पढ़ा जाता है। सबसे पश्चिम की ओर जो श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं राजपीपला श्रेणी।
मध्य श्रेणी को कोई लोग महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, पर महादेव तो पर्वत है। कौन सी श्रेणी पे है? सतपुड़ा श्रेणी पे। बीच वाला जो श्रेणी है वो सतपुड़ा ही नाम है। उस पे एक महादेव पर्वत है। कहाँ पे? पचमढ़ी में। और वहां पे सबसे फेमस जगह है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की वहीं पर है। ठीक है, तो राजपीपला, महादेव या सतपुड़ा श्रेणी, और सबसे पूर्वी श्रेणी होती है मैकल श्रेणी। मैकाल श्रेणी, इसी को मैकल श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पढ़ेंगे। और पूर्वी पठार क्या है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब मैप में चलते हैं, क्षेत्रफल के साथ उसको याद करेंगे। ठीक है, चीजें थोड़ी सी मैप में लिखकर याद करना है ना, अच्छे से याद हो जाएगा। अभी मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, पर कोशिश करूंगी मैं अच्छे से समझाने की। ये है बुंदेलखंड का पठार, छोटा छोटा लिख लीजिएगा। बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार, ये है बघेलखंड का पठार, या इसी को हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। यहाँ पे है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये है मालवा का पठार। मैप में दिख रहा होगा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अब एक एक पठार का क्षेत्रफल याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो पूरा मध्य उच्च प्रदेश था, जिसमें 5 पार्ट आते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश का 82% बनाता है। उनमें से मध्य भारत का जो पठार है, ब्लैक पेन से आपको पूरा क्षेत्रफल लिखना है। तो मध्य भारत का पठार 10.68% होता है पूरे मध्य प्रदेश का, 10.68%। मालवा का पठार 28.62% होता है, 28.62, कहीं कहीं 28% भी दिया है। अलग अलग बुक में अलग अलग है, पर 28 तो रहेगा, बस पॉइंट में चेंजेस है। बाकी 28 से 29 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो 28.62% है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे आता है नर्मदा सोन घाटी, इससे जरा सा कम है, वो है 27.89, 27.89% नर्मदा सोन घाटी है। उसके बाद हम आते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो ये 11% है। ठीक है, फिर यहाँ पे बघेलखंड के पठार, तो सबसे छोटा पठार कौन सा है? यही है। कितना परसेंट है? 7% है। फिर हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो 10.68 अगर यहाँ पे है तो ये भी इसी के लगभग है, 10.37%। और इसके बाद हम आएंगे बुंदेलखंड का पठार, तो सेकंड मतलब फर्स्ट सबसे छोटा है बघेलखंड का, उससे बाद थोड़ा सा बड़ा है, 7.7% बुंदेलखंड का पठार। याद कैसे करूं? आपके पास बड़ा मैप होना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। मुझे नेट पे कोई भी फोटो नहीं मिला था, यही मिला था, इसलिए मैं इससे पढ़ा रही हूँ, है ना। तो देखिएगा, अल्टरनेटिव याद करिएगा। 7 के बाद 7 नहीं है, उसके बाद है, तो यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 10 10, बस पॉइंट्स में डिफरेंस रहेगा। ये 7% है, सबसे छोटा पठार यही है, तो 7। बुंदेलखंड, बघेल बुंदेल बाबा से आने वाले दोनों साथ साथ, पर बुंदेलखंड थोड़ा सा बड़ा है, 7.7 हो जाएगा, और 10.37, तो यहाँ पे 10.68 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ गए तो बढ़ गए, दोनों संख्या बड़ी है ना, ये वाली इससे बड़ी है, ये वाली इससे बड़ी है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो होता है पूरे 7 भागों में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा पठार मालवा का है ना। मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ा पठार है, जो 28.62% होता है पूरे मध्य प्रदेश का। ये हमने क्षेत्रफल देखा। अगली हम बात करेंगे वर्षा की, कौन से भाग में कितनी वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा की अगर हम बात करें तो पहले शुरुआत हम सबसे ऊपर से ही कर देते हैं। देखिए, जब मैं आपको वर्षा का डिवीजन पढ़ाऊंगी वहां पे थोड़ा सा चीज अलग है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके पढ़ रहे हैं,
वहां पे पूरा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरा पश्चिम वाला, पूर्वी वाला, उत्तर वाला एरिया। तो वहां पे थोड़ा सा रेशो अलग होता है, वो दोनों चीजें सेम है, पर यहाँ पे बात अलग हो रही है। यहाँ पे हम 5 पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे हम टोटल 3 भागों की एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे। ठीक है, सभी बुक में अलग अलग दिया है, पर मैं सभी का सार यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। 19-20 अलग रहेगा, बाकी लगभग अपर रेंज तो सेम रहती है। जैसे यहाँ 75 से 125 पढ़ेंगे, वहां पे 100 से 125 पढ़ेंगे, यानी अपर लिमिट सभी में सेम है। ठीक है, तो मालवा का जो पठार है, सॉरी मध्य भारत का जो पठार है, वहां पे जो वर्षा होती है वो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। सबसे कम है यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है, मालवा के पठार में। और आपको एक और चीज याद होगी कि मालवा के पठार में एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, वो होती है कहाँ पे, भिंड में, भिंड मुरैना श्योपुर में। तो भिंड वाला जो पार्ट है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, कितनी, 55 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड जिले में, जो होती है 55 सेंटीमीटर। तो वर्षा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बुंदेलखंड के पठार में। तो हमने 50 से 75, 75 पे एंड किया, तो 75 से ही शुरुआत कर देंगे। तो बुंदेलखंड के पठार में 75 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहां पे 50 से 75, नीचे आए थोड़ा, 75 से 100 हो गया। अब जब 100 पर हमने एंड किया है, तो मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, अगर हम एक प्लेन की बात करें तो एक ही प्लेन में है, एक ही समानांतर, समानांतर तो नहीं बोलेंगे, एक ही लाइन में है। तो 75 पे हमने जब एंड किया, तो यहाँ पर भी 100 से शुरुआत करेंगे, 75 पे नहीं, सॉरी, 100 पे हमने एंड किया, तो 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होगी, मालवा के पठार में। और इसी से लगा हुआ रीवा पन्ना का पठार है, तो 100 से लेके 125 सेंटीमीटर यहाँ पर भी वर्षा होगी। जब मैं आपको अलग वर्षा पढ़ाऊंगी तो वहां पे ऐसा आता है कि पश्चिम वाले एरिया में वर्षा, औसत वर्षा की अगर बात करें, औसत अलग चीज है, स्थान वाइज अलग चीज है। तो सबसे कम वर्षा पश्चिमी एरिया में होती, जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा बढ़ती जाती, सबसे ज्यादा बघेलखंड के एरिया में वर्षा होती, ऐसा आप वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, औसत वर्षा की बात करें। अब जब 125 पर एंड हुआ था, तो यहाँ पर एवरेज की हम बात करें, नर्मदा सोन घाटी बघेलखंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर सेम था, जैसे यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो नर्मदा सोन घाटी में भी 125 सेंटीमीटर वर्षा होगी, अपर लिमिट को बस लेके चलो। यहाँ पर भी 125 सेंटीमीटर, ये मैंने एवरेज की बात की, कहीं कहीं 125, 75 से लेके 140 भी लिखा है, कहीं 100 से लेके 125 भी लिखा है, तो एवरेज मान के चलो 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब हम बात करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो सबसे ज्यादा सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाले एरिया में वर्षा होती है, तो कितनी होगी, जब 125 पर हमने एंड किया है, तो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऐसा एरिया है महादेव पर्वत के पास। कहाँ है महादेव पर्वत, सबसे पहले तो होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम अब इसको बोला जाता है। इसमें क्या है, पचमढ़ी है, पचमढ़ी में क्या है, महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत है ना। तो स्पेशली यही रीजन जो है पचमढ़ी वाला, यहाँ पे 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, पचमढ़ी में 199, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला एरिया यही है। ठीक है, अब एक और फैक्ट समझें, यहाँ पे महादेव जो पर्वत है, वहां पे एक धूपगढ़ की चोटी होती है, वैसे अलग अलग सब रीजन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ही। तो महादेव पर्वत, वहां पे एक धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर होती है वो। तो सबसे ज्यादा, है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान वही है, और सबसे निचला स्थान नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी सबसे नीचा स्थान है और धूपगढ़ सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, वर्षा की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिट्टियों के बारे में, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है।
कौन सा कलर यूज करें? ब्लू। ठीक है, तो जो मध्य भारत, अब मैं आपको चट्टान पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे आपको चीजें याद ही हो जाएंगी, कौन से शैल के अपरदन से कौन सा पठार बना। यहाँ पे आप दक्कन का पढ़ोगे, दक्कन ट्रैप से ये बना है। यहाँ पे आप आर्कियन पढ़ोगे। ठीक है, तो वो चीजें आपको वहीं पर पढ़ाऊंगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा ही नहीं रही हूँ कि कौन सा पठार कौन सी शैल के अपरदन से बना है। वो हम चट्टाने पढ़ेंगे तभी, शायद इसके बाद मैं वही पढ़ा दूं। ठीक है, तो मिट्टी की बात करें, सबसे ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, सॉरी मध्य भारत के पठार में, यहीं पर आप लिख लीजिए, आपके पास मैप में जगह है तो वहीं लिख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। मिट्टी वाला मैप निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी, मिट्टी की बात करें मध्य भारत के पठार में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार में कलरफुल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी होती है? तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मध्य भारत का पठार। यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार में मिश्रित मिट्टी या बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित में कौन सी हो जाएगी? मिश्रित में है आपकी काली और लाल, काली और लाल पाई जाती है, या बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। बालुई दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। दो चीजें हो गया, सबसे ऊपर जलोढ़ कछारी मिट्टी, नीचे थोड़ी सी मिश्रित मिट्टी काली लाल बालुई दोमट। अब जहां पर काली लाल है तो यहाँ पर भी तो थोड़ी सी एक कलर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो रीवा पन्ना के पठार में भी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, पर यहाँ पे काली लाल ना हो के लाल पीली होगी। कौन सी? रीवा पन्ना के पठार में भी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, पर काली लाल ना हो के लाल और पीली। हमने लास्ट वाले को कॉपी कर लिया, लाल पीली हो गया। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे कौन? बघेलखंड के पठार में। तो बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली। सेम टू सेम रीवा पन्ना के पठार का ही कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला रीजन, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है ना। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। कैसे बनती है, कौन से शेल के अपरदन से बनती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। छिछली काली या लेटेराइट काली, तो लेटेराइट या इसी को छिछली काली मिट्टी भी बोलते हैं। दोनों अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है। फिर हम बात करें मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये दोनों जो रीजन है, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। किस कारण से पाई जाती है? दक्कन ट्रैप के शेल के अपरदन से यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है, तो गहरी काली मिट्टी इन दो रीजन में पाई जाती है। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। वर्षा हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है, मिट्टियां हो गई हैं। अब यहाँ पे बचा क्या क्या? कौन से पठार में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, कौन सा वन कौन से पठार में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब मैं आपको वन पढ़ाऊंगी तभी वो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो वन वाले टॉपिक में हम यहाँ सेपरेट पढ़ लेंगे। दूसरा फसल, फसल का पूरा पढ़ाएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह कौन सी फसल सर्वाधिक पाई जाती, तो फसल में पढ़ लेंगे। तीसरा, एक और चीज यहाँ पे, कौन सी चोटी कौन से पठार में सर्वोच्च चोटी है, वो मैं आपको पर्वत श्रृंखला में शायद एक दो क्लास बाद पढ़ाने वाली हूँ। तो वो पर्वत श्रृंखला में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम ने बहुत सारा कुछ इसमें छुड़वा दिया है। वो क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। वैसे इसके बाद आप बुक से तो पढ़ेंगी, तो साथ साथ में जो जो चीजें यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाई अभी रीड करके रखिएगा, जब पर्टिकुलर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें आपके क्लियर हो गई ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और लिख लीजिए, चंबल का उपाद्र प्रदेश बोला जाता है ना। मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट,
क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी बहती है, इंदौर से निकलती जानापा पहाड़ी से, वहां से चंबल रीजन को होते हुए जाती है। तो चंबल का उपाद्र प्रदेश किसको दिया गया नाम है? चंबल का उप आर्द्र प्रदेश इसको बोला जाता है। सरसों की हांडी भी इसको बोला जाता है, सरसों की हांडी बोला जाता है किसको? मध्य भारत के पठार को। गेहूं की डलिया किसको बोला जाता है? मालवा रीजन को गेहूं की डलिया बोला जाता है। चोटी तो हम बाद में पढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पे ऊंची चोटी है, गेहूं की डलिया। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जलवायु वाला पोर्शन रह गया, तो फसल, वन, जलवायु, ये सब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। तो जलवायु में हम सारे स्थान की जलवायु इकट्ठा देखेंगे, ठीक है। और नर्मदा सोन घाटी वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि कृषि के लिए पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है? नर्मदा से मिलता है, तो उसको बोला जाता है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ओके, चलिए, पढ़ा दिया है मैंने चीजें। अगर आपको अच्छे से याद हो गई हो तो इनको एक बार और अच्छे से लिख के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे हो सकता है जो 2 क्लास हमारी हो गई है, जिले संभाग वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, इसके बाद हम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।